चलिए, आज का आपका टॉपिक है इंग्लैंड की क्रांति। इसको रक्तविहीन क्रांति बोलते हैं और गौरवपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। अपन देखेंगे कि रक्तविहीन क्रांति क्यों है और गौरवपूर्ण क्रांति क्यों है। जैसे भारत में क्रांति हुई 1857 की क्रांति, अमेरिका में भी क्रांति हुई है, फ्रांस में भी क्रांति हुई है, पर यह क्रांति उससे बिल्कुल अलग है। भारत की क्रांति विद्रोह की तरह था। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने उसको सैन्य विद्रोह कहा है कि सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। अमेरिकी क्रांति सीधा सीधा युद्ध था ब्रिटेन के खिलाफ, जो सीधे सीधे युद्ध की तरह लड़ा गया। पर ये जो क्रांति है, ये क्रांति तो हो रही है, पर इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बही, और बिना खून की एक बूंद बहाए ये क्रांति सफल रही। इसलिए इसको रक्त रहित क्रांति या रक्त विहीन क्रांति बोलते हैं और गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, क्योंकि इसमें खून नहीं बहा रहा है, कोई मर नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? गौरवपूर्ण क्रांति बोलेंगे। ठीक है बेटा, देखो इसको संवैधानिक क्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि जब इंग्लैंड में क्रांति होगी तो इंग्लैंड में संविधान की स्थापना हो जाएगी, इसलिए इसको संवैधानिक क्रांति भी बोलेंगे। संवैधानिक क्रांति। यहां तक आ रहा है बेटा बात समझ में? देखो, आपको ये क्रांति समझने से पहले ब्रिटेन की स्थिति समझनी पड़ेगी, इंग्लैंड की स्थिति को समझना पड़ेगा कि उस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा था। राइट? तो पूर्व की स्थिति देख लो। पूर्व की स्थिति, ब्रिटेन में पूर्व की स्थिति क्या है, इंग्लैंड में पूर्व की स्थिति क्या है? मैंने आप लोगों को जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाए थे तो मैंने हेनरी 8 के बारे में बताया था कि हेनरी 8 के बाद में कैसे धीरे धीरे ब्रिटेन में कैथोलिक की जगह प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव बढ़ता गया, है ना। तो क्या हो रहा है कि ब्रिटेन में उस समय तक, हेनरी के समय तक, हेनरी 8 के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव बढ़ा। धर्म का प्रभाव बढ़ा, मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए बता दूं कि कैथोलिक कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट कौन होते हैं। तो जो कैथोलिक है वो कट्टर लोग हैं, जो धर्म को हूबहू मान लेते हैं। अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को वैसा के वैसा मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारी चीजें पहले मानी जाती थी, मान्यताएं थी, वो आज भी उन्हीं मान्यताओं को मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारी महिलाओं को कुछ समय के लिए किचन में नहीं घुसने देते हैं। राइट? ये पुरानी मान्यताएं थी। ये पुरानी मान्यताएं इसलिए बनाई थी ताकि जो महिलाएं उस समय तकलीफ में हैं, उन महिलाओं को कुछ दिनों के लिए आराम दे सकें। पर वो धीरे धीरे आडंबर बन गया। अब ऐसा रहा कि वो उनको अपवित्र मानने लग गए, उनको मंदिर में नहीं घुसने देते और कुछ समय के लिए किचन में नहीं जाने देंगे। तो राइट, ये धीरे धीरे क्या बन गया? आडंबर बन गया। तो ये जो आडंबर को मानने वाले लोग हैं वो कौन है? कैथोलिक लोग हैं, जो वैसा के वैसा मानते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे इस्लाम के अंदर कई सारे लोग हैं जो मानते हैं कि धरती चपटी है, हिंदुओं में कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिख रखा है इसलिए धरती शेषनाग पे बैठी हुई है ना। और ऐसे ही ईसाईयत में कई लोग मानते हैं कि जो बाइबल में लिख रखा है वो पूरा पूरा सही है। उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि उन लोगों को लगता है कि जब वो चर्च में जाते हैं संडे को, तो उनको ब्रेड और वाइन पिलाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो वाइन है वो ईसा मसीह का खून है और ये ब्रेड है वो ईसा मसीह का शरीर है। पर प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? अपन किसी की धार्मिक मान्यताओं को आहत नहीं कर रहे हैं, बस अपन पूछना चाहते हैं कि क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई सी वाइन, शराब खून बन जाए ईसा मसीह का, या कोई सी रोटी का टुकड़ा ईसा मसीह का शरीर बन जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना बेटा। कोई रोटी, कोई शरीर कैसे बन सकती है? राइट? ये जो मानने वाले लोग हैं कि हाँ रोटी भी शरीर बन जाएगी और जो वाइन है, वो जो शराब है वो क्या बन जाएगी? ईसा मसीह का खून बन जाएगी, वो है कैथोलिक लोग, कैथोलिक। और इस विचारधारा का, इस कट्टरपंथ का जिन्होंने विरोध करा वो कौन है? प्रोटेस्टेंट लोग हैं। वो कौन है? प्रोटेस्टेंट लोग हैं। अब बेटा समझने की कोशिश करो, ब्रिटेन में कौन आ गए हैं? प्रोटेस्टेंट आ गए हैं। तो सीधी सी बात है, अब उन लोगों ने क्या करा? कैथोलिक लोगों से चीजें छीनना चालू कर दी है।
मतलब अब कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं करते, उनको पता है कि बहुत सालों तक इन्होंने हमको दबा के रखा, हमारा शोषण करा, हमको बेवकूफ बनाते रहे धर्म के नाम पे। राइट बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे अभी इस क्रांति से पहले क्या हुआ है, प्रोटेस्टेंट का प्रभाव है। जितनी इंग्लैंड की जनता है वो सब कौन है, ज्यादातर प्रोटेस्टेंट है। इतनी बात आई समझ में। कुछ भी डाउट हो बेटा उसी समय पूछ लेना। प्रोटेस्टेंट मतलब भी समझ गए ना, जो इस विचारधारा का विरोध करते हैं, जो आडंबरों का विरोध करते हैं, वो कौन है, प्रोटेस्टेंट है। जो आडंबरों को मानते हैं, पुरानी विचारधारा को मानते हैं, वो कैथोलिक है। अंतर समझ में आ रहा है। यहां के सब लोग कौन है, प्रोटेस्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब प्रोटेस्टेंट विचारधारा बढ़ी तो धीरे धीरे संसद का प्रभाव भी बढ़ता गया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट विचारधारा खुलेपन को मानती है, कट्टरता को नहीं मानती है। वो ज्यादा राजाओं के शासन को नहीं मानती। वो किस शासन को मानती है कि खुलापन रहे, लोगों की बातें स्वीकार कर सकें, एक दूसरे की बातें, ना कि एक दूसरे के साथ कट्टरता से रहा जाए। राइट, तो यहां पे क्या हो रहा था उस समय तक, संसद का प्रभाव बढ़ा, बढ़ा। ये क्रांति से पहले की घटनाएं हैं। जब बेटा संसद का प्रभाव बढ़ा तो संसद और सेना के बीच में विवाद पैदा होने लग गए। आप हमेशा देखना, जब शासन बहुत सारे लोगों के पास में रहता है तब विद्रोह होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि एक दूसरे की बात मानते नहीं है लोग। जब एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे लोग तो झगड़ा तो होगा आपस में। राइट, और संसद का एक और भी बात है, संसद में क्या होता है बेटा कि लोग चुन के आते हैं तो बदल सकते हैं बार बार। समझ पा रहे हो मेरी बात। अपने यहां पे भी, अपने यहां लोकतंत्र है, तुम लोग चुनते हो लोगों को, लोग संसद में जाके बैठते हैं। क्या हर बार वही आएंगे क्या चुनाव में, कोई और भी आ सकता है। इसी कारण से जो सेना है, सेना ये समझती है कि देखो अगली बार तो ये आएगा नहीं, हो सकता है कोई और आए, तो अपन इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अगर इसको मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तो पहले उसको जनमत, वो मत करवाना पड़ेगा, वोट डलवाने पड़ेंगे। राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात को। पर अगर यही राजा हुआ तो राजा के खिलाफ सेना विद्रोह कर देगी क्या। राजा अकेला है, उसकी इच्छा हुई कि इन्होंने विद्रोह करा, सबको खत्म कर दो, कोई रोक पाएगा राजा को, नहीं रोक सकता। राजा को वोटिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, राजा को जनता से पूछने की जरूरत पड़ती है कभी कि मैं मारूं कि नहीं मारूं। राजा इच्छा करी, इसने मेरे खिलाफ बोला, मार दो। कोई न्यायपालिका नहीं, कोई संसद नहीं, कुछ भी नहीं। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। जब संसद का प्रभाव बढ़ा तो संसद वर्सेस सेना हो गया। यहां पे संसद वर्सेस सेना हो गया। सेना ने संसद की बातें टालना चालू कर दी। अब इस समय संसद को डर लग रहा है कि यार अब क्या करें यार, ऐसा नहीं हो जाए कि तख्ता पलट हो जाए इंग्लैंड में। तो संसद क्या कर रही है बेटा, संसद खुद, संसद प्लस जनता मिलके किसको, जनता मिलके फिर से राजतंत्र की स्थापना कर रही है। राजा को लेके आई की स्थापना करी। आप समझ गए ना बेटा, राजतंत्र की स्थापना क्यों हो रही है, क्योंकि सैनिकों ने बात मानने से मना कर दिया। सैनिकों को पता है कि संसद में इतनी ताकत नहीं होती, उसको हर चीज के लिए वोटिंग करवानी पड़ती है, जबकि सैनिकों के हाथ में तो हथियार है। सेना अगर विद्रोह भी करेगी तो संसद को वोटिंग करवानी पड़ेगी, इतने में तो वो कब्जा कर लेंगी। जबकि राजा तो सीधे पता चला उसको कि हाँ क्या कर रहे, विद्रोह कर रहे, मार दो सबको, पूरी बटालियन खत्म कर दो, जो बटालियन विद्रोह कर रही है उसको मार दो। ऐसा होता है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए कौन कौन, संसद प्लस जनता दोनों मिलकर किसकी स्थापना कर रही है, राजतंत्र की। जबकि राजतंत्र हट गया था। ऐसे मत सोचना कि राजतंत्र की स्थापना कर रही है तो ये लोग वापस कैथोलिक हो गए। धर्म इसका प्रोटेस्टेंट ही है लोगों का, लोग अभी प्रोटेस्टेंट धर्म को ही मानते हैं। लोग कट्टर नहीं है, वो नहीं मानते कि शराब से कभी ईसा मसीह का खून बन सकता है। राइट, यहां तक बेटा समझ में आया, कुछ भी डाउट है क्या। एक जनता के अलावा एक व्यक्ति, क्रॉनबेल, इसका नाम थोड़ा सा आएगा बार बार, मतलब आएगा तो क्या, ये उस समय ऐसा मान लो कि उस समय का कोई बड़ा नेता था क्रॉनबेल। तो इसने भी, अब ऐसा नहीं है, मार्टिन लूथर तो बहुत बड़ा नेता था बेटा, क्रॉनबेल एक अच्छा खासा नेता था।
उसने भी जनता के साथ में हेल्प करी कि वापस अपन राजतंत्र लेके आए। और राजतंत्र में राजा कौन बन के आया? तो अब बेटा यहां से आपको समझनी पड़ेगी कि इस क्रांति के क्या क्या कारण हैं। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का मतलब समझ गए ना बेटा। आप लोगों ने देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग कट्टर रहते हैं बहुत ज्यादा, जो बोलते हैं कि इस मंदिर में जाति वाले भी नहीं आ सकते हैं, औरतें इस समय पे नहीं आ सकती है ना, इस कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं। राइट, और कुछ लोग होते हैं जिनको बस ये मानते हैं वो लोग कि यार अगर भगवान है तो भगवान को आपकी श्रद्धा से मतलब होगा, ना भगवान आपकी जाति देखेगा, ना ये देखेगा कि आप कौन महिला है कौन पुरुष है, किस समय आ रहा है, क्या पहन के आ रहा है। भगवान को कपड़ों से मतलब होता है क्या? राइट, समझ पा रहे हो ना बेटा मेरी बात को? एक मर्यादा अपनी जगह है, पर मैं भगवान की बात कर रहा हूं। भगवान के लिए ये सब चीजें मायने रखती है क्या? उनके लिए तो कुत्ता हो, इंसान हो, नाली का कीड़ा भी हो, उसके लिए सब समान है भाई, क्योंकि वो तो सबका पालन करता है ना, वो तो भगवान ईश्वर है वो। यहां तक बात आ रही है बेटा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? यहां तक आप बिल्कुल खुल के पूछ लेना कुछ भी डाउट हो तो। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो यहां से अपने को इंग्लैंड की क्रांति चालू करनी है। इसके पहले का मैंने आपको बता दिया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का बता दिया। आजा बेटा, एक व्यक्ति है चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय का कार्यकाल है 1660 से 1685 तक। 1685 1660 से 1685 तक इसका कार्यकाल है। मैंने आप लोगों को बताया क्रॉनबेल जनता और संसद ने मिलकर किसको बुलाया है? राजा को। वो राजा का नाम क्या है? चार्ल्स। पर चार्ल्स के साथ में एक दिक्कत है। आप लोग दिमाग में आ गया क्या दिक्कत है सर? बढ़िया लोगों ने बनाया, उनकी मानेगा ये। इसके साथ में एक दिक्कत है कि ये इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका पालन पोषण सब फ्रांस में हुआ है। अपन तो इंग्लैंड को पढ़ रहे हैं, पर इसका पालन पोषण सब फ्रांस में हुआ है। पालन पोषण सब फ्रांस में हुआ, सब फ्रांस में हुआ। अब आप बोलोगे सर फ्रांस में हो गया तो क्या हो गया कि पाल नहीं सकते कि किसी और देश में? पर बेटा एक दिक्कत है पालन पोषण दूसरी जगह करने में। ये जो फ्रांस है वो कैथोलिक देश है। फ्रांस क्या है? एक कैथोलिक देश है बेटा। इंग्लैंड क्या है? एक प्रोटेस्टेंट देश। अब ये राजा को अगर तुम भगवान ही भगवान के हिसाब से पालोगे कि नहीं, उसी परंपराएं से पाला इसको, रोज जब जब ये संडे को जाता था चर्च में तब इसको यही बताया कि ये जो बेटा तू वाइन पी रहा है ये ईसा मसीह का खून है, और ये जो ब्रेड है वो ईसा मसीह का शरीर है। बचपन से इसी को यही सिखाया है। तो बड़े होने के बाद क्या ये मानेगा कि नहीं मानेगा? उस बात को टालेगा क्या कभी? इस बात को नहीं टाल सकता ना बेटा। अब इसने यही सीखा है, इसको इंग्लैंड का राजा तो बना दिया, पर अब ये तैयार नहीं है उस व्यवस्था को मानने के लिए। अब बेटा क्या हो रहा है? इंग्लैंड में कुछ व्यवस्थाएं थी जो कैथोलिकों के खिलाफ थी। ये व्यक्ति कैथोलिक है, पर इंग्लैंड की मजबूरी है कि इसको राजा बनाना पड़ा है। नाम क्या है इसका? चार्ल्स द्वितीय। बोलो बेटा मेरे साथ में, क्या नाम है? चार्ल्स द्वितीय। जब मुंह पे टंग पे लेके आओगे ना तो चीजें याद रहेगी, नहीं तो तुम घर जाते से भूल जाओगे। अपने देश में किसी का नाम होता है क्या चार्ल्स? तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम है चार्ल्स? परिवार में किसी का नाम है चार्ल्स? तो कैसे याद रहेगा यार नाम? इसलिए टंग पे लेके आना पड़ता है बेटा। मैं बार बार आप लोगों को बुलवाता हूं, बार बार एक ही शब्द बार बार बोलता हूं ताकि तुम्हारे कान में भी घुसे और मुंह से भी याद रहे। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गई? ये कौन है? कैथोलिक है चार्ल्स। आगे क्या हो रहा है? अब इसके प्रोटेस्टेंट लोगों से झगड़ा होगा। ये क्या करता है? ये एक चीज लेके आ रहा है। एक और चीज भी देख लो, एक अधिनियम है परीक्षा अधिनियम। ये पहले क्या कोशिश करता है कि कैथोलिक और डिसेंडेंट जो लोग हैं, ये क्या कर रहा है चार्ल्स? कैथोलिक और डिसेंटर लोगों के खिलाफ लोगों का समर्थन चालू कर देता है, धन प्रारंभ किया। ये बात आपको आई समझ में? ये कैथोलिक है, राजा कैथोलिक आया है, तो इसने क्या करा है कि इसने कैथोलिक लोगों का समर्थन चालू कर दिया है।
इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जैसे पहले क्या होता था बेटा, पता चल गया इनको इंग्लैंड में कि ये आदमी कैथोलिक है, तो उसको नौकरी नहीं देते थे, नॉर्मल नौकरी नहीं देते थे। जैसे एक दुकान में कोई आदमी गया, आप लोग जॉब मांगने के लिए गए, उसने पूछ लिया कि आप कौन हो, तो आपने बोल दिया कि मैं तो कैथोलिक हूं, या कैथोलिक की एक शाखा है डिसेंडेंट, आपने बोल दिया मैं वो हूं, तो आपको बेटा नौकरी में रखेंगे ही नहीं। जबकि कोई कानून नहीं था उस टाइम पे, बस रखते ही थे कि पता है ये कौन है, हमारे विरोध वाला आदमी है, इसलिए इसको नौकरी में नहीं रखेंगे। अब क्या कर रहा है ये,